तो अब हम बात ये कर रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब जो है लेक्चर 1 बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। लोग अक्सर पूछते हैं जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है। देखिए कोई और बच्चे हो तो उनको तो समझाना यकीनन थोड़ा सा काम है, लेकिन अकाउंट्स के बच्चों को बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन बताना ऐसे ही है जैसे चिराग को सूरज को चिराग दिखाना। कभी वो तो सारी उम्र बनाते ही बैलेंस शीट रहे हैं, उनको मैं बैलेंस शीट क्या बताऊं। वो तो खुद जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है, बल्कि वो तो मुझे समझाए आके कि सर बैलेंस शीट ये होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कैंडिडेट है, को मजाक थोड़ी। अच्छा, तो बहरहाल क्या है जी, वो कहते हैं यानी ऐसे अकाउंटेंट से पूछ लिया जाए जी कि बैलेंस शीट क्या होती है, वो कहते हैं जी बैलेंस शीट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है भाई, बैलेंस शीट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस किसकी हैं, जरा एक दफा जहन में दौड़ा लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस किसकी ट्रांजैक्शन है। और भाई ये पूरी कौम या एक मुल्क के रहने वाले लोगों की ट्रांजैक्शन है, तो उसको लिखो पूरी ट्रांजैक्शन। या ए बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन लिखी गई हैं ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री with the rest of the world, with the rest of the world। तो comprehensive record of transactions of residents of a country with the rest of the world, किसी कौम के रहने वाले लोगों की वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के साथ की है ड्यूरिंग 1 ईयर। तो भाई वही बैलेंस शीट की डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ। देखो ना, आप कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड नहीं लिखना, ना लिखो। वैसे तो बैलेंस शीट को कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ही कहते हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट भी लिख दो तो ठीक है कि बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसके साथ, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ। क्या ख्याल है बच्चों, ड्यूरिंग 1 ईयर। तो आप मुझे बताइए कि इस डेफिनेशन की और बैलेंस शीट की डेफिनेशन में कोई खास फर्क मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो दोनों एक ही लगते हैं। आपकी क्या राय। बिग टाइम स्पैन तो लिखना है ना, कितने से कितने तक है, तो वो 1 साल है। ट्रांजैक्शन किसकी है, शाबाश, एक कौम के लोगों की है पूरी दुनिया के साथ, या एक मुल्क के रहायशियों की पूरी दुनिया के साथ। ठीक हो गया बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल द गिलास के पानी दे देना। अच्छा बच्चों, तो क्या बात कर रहा था मैं, अब्दुल रहमान, अब तो आवाज क्लियर आ रही है जी, बाकी बच्चों को भी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। तो पहले तो ये बात बताओ कि आपको ये बात समझ आ गई जी। बिल्कुल, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है पूरी दुनिया के साथ यार। चलो विद द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर लो यार, विद द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो ऑथर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बेशक आप लिख दीजिए डिफाइंड, इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं, विद द ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1 ईयर। तो आप ये लिख दो कि स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यह मैंने भी ऐसे लिखा है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1 ईयर, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये बात ना करो कि शेक्सपियर इंग्लिश लिखे थे तो सही है, हम लिखे तो गलत है, ऐसी बात काउंट्स होते हैं। देखिए आमतौर पे बैलेंस शीट में 2 बड़े अकाउंट्स होते हैं। एक इसके अंदर करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आमतौर पे जो फौरी तौर पे, करंट से मुराद ही है कि फौरी तौर पे जो चीजें डील हो रही हैं करंट अकाउंट में जाएंगी, यानी जो ट्रांजैक्शंस इसी वक्त फिनिश अप होने वाली हैं, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट में नहीं जा सकती।
जो शॉर्ट टर्म है वो करंट अकाउंट में आएंगी और जो लॉन्ग टर्म है वो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट में। और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाएगा। जो बचत खाता है वो फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाएगा। अगर डेफिसिट है, लॉस है, तो वो एंड पे जो टोटल निकलेगा उसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कह देंगे। ठीक है, या दोनों का जमा ज़र्फ जो भी निकलेगा, सरप्लस है, डेफिसिट है, जो भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप मुझे बताएंगे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस है वो किस में डालेंगे? जो इसी साल शुरू हुई इसी साल खत्म होगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन किस में जाएंगी? शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएंगी। और जो लॉन्ग टर्म है वो किस में जाएंगी? शाबाश, जी शाबाश, वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। ठीक होगी बात? तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। तो चलिए हम इसी तरह की एक बैलेंस शीट बना देते हैं आपके साथ। इसी तरह की एक बैलेंस शीट आपके साथ बना देते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स आ जाएंगी। चूंकि ये इसी साल हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इसी साल हुई थी, इसी साल फिनिश हो गई, तो ये करंट अकाउंट में आएंगी। क्या गुड्स हमने भेजी हैं? गुड्स फिनिश भी हो सकती हैं, ये सेमी फिनिश भी हो सकती हैं, और ये कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये इंपोर्ट भी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। ट्रेड इन सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग सैर करने आते हैं स्वात की, हम सैर करने जाते हैं, जैसे वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है या वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में। ठीक है ना, वो उसको अक्सर हमारे इधर गांव में कौन वाली माई भी कहते हैं लोग। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो भी होती हैं, कंसल्टेंसी भी होती है, बल्कि उसके मतलब बड़ी मशहूर है, लेकिन ऐसी बातें अक्सर सुनने में आती हैं। चले, हमें क्या लगे, हमें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है ना जी। अच्छा बच्चों, अब बात हम ये कर रहे थे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इधर आ गई। अब जाहिर है इधर से कोई सैर करने गया तो इधर पैसे खर्च कर गया, उधर गया तो उधर पैसे खर्च कर गया। ये भी जाहिर है, ये भी इसी साल हुआ, इसी साल खत्म होगा। उमरा करने गए, हज करने गए, ये भी टूरिज्म में डाल देते हैं हम लोग। अच्छा, फिर आ गया बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट का जो सरमाया है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो मुनाफा है, जैसे इंटरेस्ट है, ठीक है जी, डिविडेंड है शेयर्स का, वो करंट में आएगा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आपने अमेरिका में मकान खरीदा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एग्री, लेकिन उसका जो किराया आएगा वो कैपिटल में नहीं जाएगा। वो किस में जाएगा? वो करंट में जाएगा। आमदनी करंट में आती है। शेयर्स का जो पैसा है वो कैपिटल में डाल दीजिए, वो कैपिटल है, लेकिन उसका जो डिविडेंड है वो कैपिटल नहीं। हाँ, अलगर्ज के आप कहें जी ये भी मैंने इन्वेस्ट करना है, तो फिर कैपिटल में डाल देंगे उसको। ठीक होगी जी बात। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हैं, जैसे ओवरसीज से एड आ जाती है कि जी कोई बंदा है अमेरिका में, वो कहता है मुबशर साहब आप ने जो है ये लोगों के रोजे खुलवाने हैं, ये ले इतने पैसे। मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ भी है 3 साल पहले, कोविड से पहले, कि एक बंदे ने अमेरिका में स्पॉन्सरशिप ली कि जी आप इतने लोगों का रोजा खुला दें, मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो मैं रोजाना रोजा खुला देता था, उधर मोलनवाल चला जाता था, वहां ईंटों की फैक्ट्रियां थी, वहां मैं रोजा खुला देता था, उसकी मूवी बना के मैं उससे भेज देता था, लो भी देख लो बंदे पूरे इतने बंदों का हो गया, अब लाओ पैसे दे। इस तरह काफी लोगों का भला हो गया। वहां मैं गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सिर्फ 700 रुपये पर डे पे लोग काम कर रहे थे बेचारे। एनीवे, तो बात हम कर रहे थे बच्चों कि ये है वो करंट अकाउंट। अब बात आ गई कौन सी जी? कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जाहिर है जो जितने चाइनीज पाकिस्तान आए हैं उन्होंने आके कुछ हमारे वो जो जो जा रही कोयटा की तरफ सड़क जा रही है, फिर उधर जा रही ग्वादर की तरफ, उसके उसके दोनों तरफ पे फैक्ट्रीज वगैरह छोटी छोटी लगाई हैं। अभी कुछ लैंड ले चुके हैं, वहाँ फॉर्मेशन बनाएंगे, अल्लाह करेगा। तो ये जो है, ये सारा जो है, इसको हम कहते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब जहां तक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, वो भी इसी में ही शामिल की जाएगी। चूंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी जो होती है वो भी होती तो कैपिटल है ना, तो इसलिए वो भी इसी में आ जाएगी कि
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाइंग शेयर इन अ बिजनेस डेट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जैसे इंस्ट्रूमेंट वेयर अंडरलाइंग वैल्यूज, जैसे कि हमारे जो हैं वो यूरो बॉन्ड्स हैं, बाहर के लोग खरीद लेते हैं, हम बाहर के मुल्कों का जो है वो ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह रिजर्व्स एसेट्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक यूज द फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स टू कवर डेफिसिट्स एंड इम्बैलेंसेस, तो ये भी इसमें आ सकते हैं। वैसे आमतौर पर फाइनेंशियल अकाउंट में हम ले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐड हो सकते हैं कि ये रिजर्व भी आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये अक्सर हम जो है दोनों को यही ट्रीट कर देते हैं कई तरीकों से, लेकिन ये होता है कि अगर इम्बैलेंस हो जाए तो फिर हमें ये हिस्सा रिजर्व वाला अलहदा निकाल के ट्रीट करना पड़ता है, किसी से लोन लेना पड़ता है या पिछले रिजर्व इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर इसको ज़रा अलग से हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक बच्चों ये दो अकाउंट्स हैं सिंपल से, इसमें तो आई होप सो फार कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। क्या हाल है, चूंकि आप अकाउंट्स के बच्चे हैं, सॉरी अकाउंट्स के बच्चे कह रहा हूँ, आप जो है वो क्योंकि अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। आयमा कदीर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव बनाने के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ और अकाउंट्स से तो मेरी जान जाती नहीं, जान चली जाती, बहरहाल मजबूरी बनानी पड़ी। खैर जी, तो एनीवे अब हुआ ये जी कि यहाँ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मैंने लिख दी और यहाँ पे मैंने लिख दी, क्या लिख दी ओए बंदाबन, ये लिख दी एक्सपोर्ट, ये लिख दी इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट मैंने जानबूझ के थोड़ी ज़्यादा लिखी थी, मैंने कहा ज़रा पाकिस्तानी सिनेरियो नज़र आया आपको। तो ये देखिए ये बिलियंस में है, ये ऊपर मैंने लिख दिया, तो 160 बिलियन का यहाँ हमें थोड़ा सा डेफिसिट हुआ। लेकिन आप ये जानते हैं हमारे जो फॉरेनर बाहर गए हैं ना, हमारा ये सारा काम कर देते हैं, चूँकि वो हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट कर देते हैं सऊदीया अमेरिका में, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंसेस भेज देते हैं, तो वो अक्सर हमारे यहाँ लोग बहुत कम आते हैं, यानी ज़्यादा हमारे यहाँ लोग हैं अर्जेंटाइन से हैं जो आए हुए हैं काम कर रहे हैं, चाइना से बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, फिलीपीन से आए हुए हैं। ठीक है, बल्कि आप ये कहें मुझे बिजनेस रिसर्च जो है वो एक PSBA है, फिलीपीन स्कूल ऑफ मनीला, उन्होंने सिखाई थी, उनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन, उन्होंने दिया हुआ मुझे शील्ड दी हुई है, चूँकि परफॉर्म अच्छा किया था। तो जी 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 जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मैं आप जरा वो बीमारी में हिम्मत नहीं रही ना, इसलिए इस तरह के हालात हो गए। ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह, घबराना नहीं। अच्छा एनीवे, वो वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं घबराना नहीं, मैं भी कहता हूँ घबराना नहीं। अच्छा बच्चों, तो हम बात ये कर रहे थे बेटा कि ये आ गई सर्विसेज बैलेंस, तो ये सर्विसेज बैलेंस आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब आगे आ गया बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम जो है जाहिर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ बाहर बहुत पैसा लगाते हैं, तो ये जो है नेगेटिव में आ गई, या यूनिलैटरल ट्रांसफर आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, तो ये बैलेंस नेगेटिव में चला गया। लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल है जिसके अंदर नेट चेंज इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, तो उन दिनों सीपैक बहुत हो रहा था, तो मैंने बाहर जो आउटफ्लो है वो कम जाहिर किया था और इनफ्लो ज़्यादा किया था, और इसकी मदद से बैलेंस ज़ीरो कर दिया था। तो मैं भी एडवाइस ये करूंगा कि आपने अगर ये बनाना है तो यहाँ तो इसके अंदर यहाँ XX लिख देना, ऐसे XX भी लिखे जा सकते हैं, या फिर ऐसा करना कि जो भी लिखो ना टोटल वो ऐसा लिखो नीचे ज़ीरो आ जाए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल बैलेंस जनरेट करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम बात कर लूंगा। तो कोशिश करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो आ जाए, आपने आपने जो है वो बैलेंस जो है वो बैलेंस ही कर देना है कि बस ये बैलेंस हो गया हमारा, तो इस तरह आपने इसको कर देना। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू जनरेट करते हैं तो फिर उसके इम्पैक्ट्स भी कुछ थोड़े से आएंगे, शायद उस पर भी एक सेंटेंस लिखना पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि जिस सवाल में जो चीज़ है वो ही रखें। अच्छा, तो यहाँ तक बच्चों जो है वो आ, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं है बच्चों, क्लियर है, बना लेंगे, काबू कर लेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को, क्या ख्याल, क्यों जी, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे सिर्फ एक बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे बैलेंस दो तरह से आ सकता है।
एक इस तरह से आ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाए, और एक ये हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आ जाए। यानी या तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आई तो, अच्छा जी पॉजिटिव वैल्यू आई तो फिर क्या होगा, सरप्लस होगा डेफिसिट होगा? जी शाबाश। पॉजिटिव वैल्यू आई तो सरप्लस है या डेफिसिट है? सरप्लस है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई फिर क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर क्या होगा? फिर डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन मैंने आम तो यहाँ 0 ही रखा है, लेकिन आगे जाके बता दिया है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे द अमाउंट बाय विच मनी कमिंग इनटू कंट्री इज मोर देन द अमाउंट गोइंग आउट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुल्क में आने वाला पैसा ज्यादा है और जाने वाला कम है तो इन दिस केस हम सरप्लस फॉर फ्यूचर बचा लेंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाए, द अमाउंट बाय विच मनी कमिंग इन अ कंट्री is less than the money going out of in a particular period of time, तो in case country need to borrow from others, कंट्री को दूसरों से बारो करना पड़ेगा क्योंकि पैसे जा ज्यादा रहे और आ कम रहे। तो ये है बच्चों डेफिसिट और ये है सरप्लस, कि अगर आने वाले पैसे इनफ्लो जो है वो ज्यादा है आउटफ्लो से तो फिर ये सरप्लस है, और अगर इनफ्लो जो है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो फिर ये डेफिसिट है। सिंपल। सवाल क्या है? सवाल ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट। डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट टेकिंग 8 parts taking 8 marks. Question of autumn 15. Now you see the other question is related with explain what is meant by a balance of payment deficit. Balance of payment deficit का मतलब क्या है? तो here it is explain the balance of payment deficit. Although it's contain 5 marks in an old paper or question bank, but generally it might contain 2 to 3 marks only in the as per I am expecting. So that's all for today. What about your opinion? I will send this presentation to you. जी आज के लेक्चर को रैंक कर दीजिए। जी इक्वल हो गया बेटा 0, तो ना डेफिसिट ना सरप्लस, इट्स बैलेंस, बैलेंस हो गया जी। थैंक यू वेरी वेरी मच। सो थैंक्स ऑफ यू बंडल्स ऑफ थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह।